हेलो गाइस, सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम रिगार्डिंग जेईई एडवांस 2024 रिविजन। अब तो एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है, 26 को है, तो आप डायरेक्ट अटेम्प्ट करना इन क्वेश्चंस को, और अगर ना बने तो उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को देखना गाइस। तो चलो इसी डायरेक्शन में एक फिजिक्स प्रॉब्लम है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन से लिंक्ड है। तो देखते हैं आखिर ये क्वेश्चन है क्या। सो द क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दिस: an elastic string of natural length a plus b where a is greater than b and modulus of elasticity y has a particle of mass small m attached to it at a distance a from one end which is fixed to a point a of a smooth horizontal plane. The other end of the string is fixed to a point b so that the string is just unstretched. मतलब देखो क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है दैट एक हमारे पास स्ट्रिंग है, इतनी बड़ी स्ट्रिंग मान लो जस्ट लाइक दिस, एक तरफ a से फिक्स्ड है एक तरफ b से फिक्स्ड है, और उसके बीच में किसी एक स्मॉल मास m को रख दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है यहाँ पे। जस्ट सपोज दिस स्मॉल मास m जो कि a से स्मॉल a डिस्टेंस पे है एंड b से स्मॉल b डिस्टेंस पे है, एंड दिस a इज ग्रेटर देन b। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पोज किया गया इनिशियली। उसके बाद बोल रहा है द पार्टिकल बी हेल्ड एट b बाय स्ट्रेचिंग द लेंथ a ऑफ द स्ट्रिंग। अभी ये जो मास स्मॉल m है इसको स्ट्रेच करके, जस्ट सपोज दिस पॉइंट इज o, इसको स्ट्रेच करके b पे लाया गया, इस मास स्मॉल m को स्ट्रेच करके यहाँ पे ऐसे b पे लाया गया और वहाँ से रिलीज कर दिया गया एंड देन रिलीज्ड। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम पीरियड एंड डिस्टेंस ऑफ टू एंड फ्रो ऑसिलेशन। तो सबसे पहले तो हमें टाइम पीरियड निकालनी है, कुछ ऑसिलेशन होगा जिसकी टाइम पीरियड निकालनी है, उसके बाद डिस्टेंस भी निकालनी है हमें उस ऑसिलेशन की, एंड टेक द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रिंग एज यूनिटी। तो गाइज मेरे हिसाब से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। देखो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपकी पूरी फोकस स्मॉल मास m पे होनी चाहिए। स्मॉल मास m को सबसे पहले स्ट्रेच किया गया टुवर्ड्स b, ये कैपिटल B पॉइंट तक, फिर वहाँ से उसको रिलीज किया गया है। तो इस प्रोसेस के दौरान अगर मैं स्मॉल टाइम t पे बनाऊँ, देखो वापस से मैं अगर ऐसे बनाता हूँ, दिस इज दैट स्ट्रिंग, और ये हमारे पास सपोज करो O पॉइंट है एंड दिस इज कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B। अभी OA वाला जो पार्ट है उसको स्ट्रेच किया गया जा रहा है गाइस। सबसे पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है, OA वाले पार्ट को आप स्ट्रेच करके B पे ला रहे हो और फिर वहाँ से आप रिलीज कर रहे हो। तो इस दौरान क्या होगा, जो OB वाला पार्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी वो स्लैक होगी एंड जो AO वाला पार्ट होगा वही सिर्फ स्ट्रेच होगा। सबसे पहले तो ये सोचना है। उसके बाद आप B से जब उसको रिलीज किए तो रिलीज करने के बाद वो ऑब्वियसली वापस O पॉइंट पे आएगा, बट O पॉइंट पे आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, तो वो फर्दर इस तरफ मूव करेगा, और जब ये इस तरफ मूव करेगा तो अभी AO जो है वो स्लैक हो जाएगा एंड जो OB है अब की बार वो स्ट्रेच होगा। तो ये आपको सबसे पहले समझनी थी कि स्ट्रेचिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है। AO एक बार ही स्ट्रेच हो रहा है, OB एक बार ही स्ट्रेच हो रहा है, तो ये आपको सबसे पहले समझना था। उसके बाद आपके दिमाग में ये सवाल आनी चाहिए कि क्या एम्पलीट्यूड दोनों ही डायरेक्शन में सेम होगी। इस सवाल का जवाब मैं आगे दूंगा, बट आप प्लीज़ यहाँ पे सोच लो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है कि जब O से B स्ट्रेच किया गया और B पे छोड़ा गया तो AO स्ट्रेच हुआ है, नॉट OB, OB स्लैक। किसी एक टाइम t पे हम बात करें तो सपोज करो ये x डिस्टेंस पे आ गया होगा, ये जो B तक स्ट्रिंग गया है वो x डिस्टेंस पे आ गया होगा एट एनी टाइम t। तो यहाँ पे अगर मैं टेंशन की बात करूँ तो इस पे जो टेंशन फोर्स है इस तरफ लग रहा होगा, और टेंशन फोर्स की अगर आप वैल्यू की बात करो तो देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज वाई। तो यहाँ पे मैं हुक्स लॉ लगा सकता हूँ। हुक्स लॉ इज व्हाट, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जब AO स्ट्रेच हो रहा है तो आपको AO की लेंथ लेनी है विच इज स्मॉल a, और जब OB स्ट्रेच हो रहा है तो आपको OB की लेंथ लेनी है दैट इज स्मॉल b। तो इस चीज में आप गलती मत करना। देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन अगर मैं AO स्ट्रेच हो रहा है फर्स्ट केस में, O टू B जब B पे ले जाके छोड़ दे रहे हैं, तो दैट इज x अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज a। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रेस, दिस इज बेसिकली द टेंशन। ये यहाँ पे टेंशन का काम कर रहा है। और यहाँ से अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अभी लिखूँ तो SHM में जैसा हम लिखना जानते हैं ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसकी मास स्मॉल m है, तो स्मॉल m d2x अपॉन dt2 that is equal to minus of y x upon a होगा guys, this because displacement and acceleration are opposite to each other, that's why एक negative sign आएगा, and this is the equation of SHM। equation of SHM है जिसका सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर, इस SHM का जो सेंटर है वो O पे है, एंड जो एम्पलीट्यूड है दैट एम्पलीट्यूड इज बेसिकली OB। फर्स्ट केस में एम्पलीट्यूड OB है बिकॉज B पे ले जाके उसको छोड़ा गया है और उसके बाद वो O मीन पोजिशन के अबाउट ऑसिलेशन कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फर्स्ट केस। अभी यहाँ से आप अगर टाइम पीरियड निकालोगे तो टाइम पीरियड जब आप निकालोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो मैं O टू B का टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ। अगर पूरी SHM होगी तो क्या होगा, O टू B देन B टू A देन इस तरफ O टू B देन इस तरफ B टू A, ऐसा होगा। तो टोटल 4 बारी उसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाना पड़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ O टू B वाला टाइम पीरियड निकालूं, सपोज दिस इज T1, तो ये क्या होगा बेसिकली 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM। इस SHM का ये 1/4 टाइम पीरियड होगा, और वो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा।
तो यहाँ से आप ओमेगा क्या लिखोगे गाइस, देखो ओमेगा निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ d2x अपॉन dt2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन am मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये हमारे पास हुआ। ये कुछ नहीं बल्कि d2x अपॉन dt2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x है गाइस। तो दिस ओमेगा स्क्वायर इज बेसिकली y अपॉन am, तो ओमेगा हमारे पास क्या हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y अपॉन am हुआ गाइस। तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड निकल गई, कितनी हुई आपके पास टाइम पीरियड, t1 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ am अपॉन y। दिस इज बेसिकली द टाइम पीरियड ऑफ गोइंग फ्रॉम O टू B, मतलब सिर्फ एक मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन जाने तक का ही टाइम पीरियड है फॉर द फर्स्ट केस O टू B। अभी सेकंड केस हम देखते हैं गाइस। सेकंड केस में देखो क्या हो रहा है, मैंने जैसा पहले ही बताया, सेकंड केस में सपोज दिस इज O, दिस इज अगेन A, दिस इज अगेन B। अभी B से O आया वो, और क्योंकि O पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है तो फर्दर इस तरफ जाएगा। बट अभी आप पूछोगे कि इस तरफ कितना जाएगा, क्या ये OB के इक्वल होगा, क्या ये OB के इक्वल नहीं होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो अभी मैं लेता हूँ दिस इज नॉट इक्वल टू OB, इसको हम देखेंगे कि OB के इक्वल कैसे नहीं है। और जो यहाँ पे स्ट्रेचिंग बेसिकली होगी वो इस पार्ट की होगी, इस पार्ट की स्ट्रेचिंग होगी एंड इस पार्ट की स्लैकिंग होगी, ये स्लैक हो जाएगा और ये पार्ट स्ट्रेच हो जाएगा। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस तरफ की एम्पलीट्यूड जो OC है दैट विल नॉट बी इक्वल टू OB, इसकी क्लैरिटी आपको स्ट्रेस वाले इक्वेशन से मिलेगी, हुक्स लॉ से मिलेगी। देखो यहाँ पे अगर मैं हुक्स लॉ लगाऊं तो अगेन देखो टेंशन इस तरफ जाएगा, वो इस तरफ हमारे पास टेंशन होगा। लेट अस सपोज दिस टेंशन इज T2, वो T था, मैं इसको T2 मान रहा हूँ। तो ये टेंशन आप लिखोगे दैट इज इक्वल टू व्हाट, अगेन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन यहाँ पे कितना होगा, स्ट्रेन अगर मैं किसी x1 डिस्टेंस पे यहाँ मानूँ, सपोज करो दिस इज x1 डिस्टेंस, इसको मैं x1 डिस्टेंस मान रहा हूँ, जैसे मैं एक टाइम t वहाँ पे x डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे टाइम t1 पे मान लो x1 डिस्टेंस पे मान रहा हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू x1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी, दैट इज b, क्योंकि अब की बार OB स्ट्रेच हो रहा है, तो OB का जो ओरिजिनल लेंथ है दैट इज स्मॉल b, OA का ओरिजिनल लेंथ है स्मॉल a। तो ये चीज़ है जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रही है गाइज, और इसके कारण ही एम्पलीट्यूड दोनों डिफरेंट हो रहा है। जो OB का एम्पलीट्यूड है वो सिमिलरली यहाँ पे OC इज नॉट इक्वल टू OB होगा, OC नॉट इक्वल टू OB। तो मीन पोजीशन से दोनों साइड डिफरेंट एम्पलीट्यूड होंगे बट मीन पोजीशन वही रहेगा। सो एक यूनिक टाइप का SHM है गाइज। तो यहाँ से अगेन मैं अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, md2x1 यहाँ पे लिखूंगा अपॉन dt2 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y x1 अपॉन b, ये होगा। इसको वापस से मैं अगर SHM वाले इक्वेशन में लिखता हूँ दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन bm मल्टीप्लाइड बाई x1, ये हो गया। तो यहाँ से जो ओमेगा आएगा गाइज आपके पास, बिकॉज दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा जो आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ y अपॉन bm। तो यहाँ से आपको एक अलग टाइम पीरियड ऑफ SHM मिलेगा। उसकी जब मैं 1/4 पार्ट करूंगा तो ऑब्वियसली O टू C, C टू O, देन O टू C इधर, फिर C टू O इधर। तो यहाँ पे आपको ऐसे सोचना है गाइज। तो अगेन फ्रॉम मैं मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन टाइम निकालूंगा। सो दैट इज बेसिकली व्हाट, सपोज दैट इज T2, तो T2 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये वाला ओमेगा आपकी बार कितना होगा, bm अपॉन y। दिस इज बेसिकली द टाइम पीरियड इन दिस केस गाइज। सो T2 में अगर यहाँ पे कंबाइन करके लिख दूँ तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ bm अपॉन y हो जाएगा। सो दिस इज द सेकंड टाइम पीरियड एंड दिस इज बेसिकली 1/4 एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम पीरियड दैट इज बेसिकली 1/4। दोनों ही टाइम पीरियड मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का है। अभी आपको जब टोटल टाइम पीरियड निकालना है विच इज बेसिकली द क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ टू एंड फ्रो ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो ऑसिलेशन का जब टोटल टाइम पीरियड निकालना है तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो O टू B जा रहा है, फिर B टू O आ रहा है, और यहाँ पे O टू C जा रहा है, फिर C टू O आ रहा है। तो 2 बार O टू C, 2 बार O टू B, तो आपको इन दोनों ही को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2T1 प्लस 2T2। सो दिस इज वॉट 2T1 प्लस ऑफ T2। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 2 इज 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज पाई बाई 2 रूट अंडर am अपॉन y प्लस ऑफ पाई बाई 2 रूट अंडर bm अपॉन y। ऐसा गाइज आपके पास हो जाएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज व्हाट पाई अंडर रूट ऑफ am अपॉन y प्लस अंडर रूट ऑफ bm अपॉन y। ये बेसिकली हमारे पास आंसर होगी गाइज। दिस इज बेसिकली द टाइम पीरियड। तो आपको इस क्वेश्चन को गाइज फर्स्ट पार्ट को इस तरीके से सोचना था, एक बार OB की तरफ से सोचना था, एक बार OA की तरफ से सोचना था, बिकॉज अब की बार जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों ही डायरेक्शन में सेम नहीं है, एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट। वाई डिफरेंट, बिकॉज जो स्ट्रेस फोर्सेज हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, इसकी वजह से एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हो रही है, बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रेस डिफरेंस होने से, और वहां से आप ओमेगा डिफरेंट निकाल लोगे, एंड बिकॉज ओमेगा आर डिफरेंट दैट्स वाई टाइम पीरियड डिफरेंट, एंड इसलिए 2 अलग अलग टाइम पीरियड्स आई है, और उसको जैसे मैंने बताया इस तरीके से ये आंसर पे हम आ गए। अभी सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन को देखते हैं गाइस, दैट इज वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। सो जब डिस्टेंस की बात आएगी तो देखो आप कैसे सोचोगे। सबसे पहले अगेन मैं डायग्राम बना लेता हूँ। दिस इज आवर ओ पॉइंट, दिस इज कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल ए, और ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी है। अभी एक्चुअली किया क्या जा रहा था, ओ से बी तक स्ट्रेच करके वहां से रिलीज किया जा रहा था, फिर मोशन स्टार्ट हो रही थी, ओके अबाउट एसएचएम हो रहा था
इधर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो रही थी, उधर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो रही थी। इतना हमने समझ लिया क्वेश्चन में। बट आपको एक बात अगर ध्यान से देखोगे, इन दोनों ही डायरेक्शन में, O to B में एंड O to C में, यहाँ पे कुछ C हो रहा था, तो जब O to B एक्सट्रीम पॉइंट पे वो जाएगा, जब स्मॉल मास m है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जितनी भी वर्क डन आप कर रहे हो स्ट्रेच करके उसको B तक लाने में, वो टोटली उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी 0 है। सिमिलरली जब स्मॉल m वापस B से O तक आएगा और O से C पे जाएगा, तो C पे जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो अगेन सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा एट द सेम पॉइंट C। तो या तो आप C पे हो या तो आप B पे हो, और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप स्मॉल मास m को स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके B पॉइंट पे लेकर गए हो, तो वहाँ पे स्ट्रिंग में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। सिमिलरली पॉइंट C पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। दैट्स वाई द एनर्जी एट B मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट C। पोटेंशियल एनर्जी जितनी B पे स्टोर होगी स्ट्रिंग में, उतनी C पे स्टोर होगी स्ट्रिंग में, क्योंकि वहाँ पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है स्मॉल मास m की, और कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लेंथ इजीली निकाल लोगे गाइस। जो यहाँ पे बोल रहा है निकालने के लिए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू एंड फ्रो ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन की आपको डिस्टेंस निकालनी है, वो इसको यूज करके आप इजीली निकाल लोगे। देखो कैसे। सबसे पहले मुझे बताओ O to B में जब पार्टिकल था तो किसी x डिस्टेंस पे उस पर फोर्स कितना लग रहा था? वेल फोर्स जो लग रहा था दैट इज इक्वल टू yx अपॉन ए लग रहा था फ्रॉम O to B। ये मैं O to B की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप इस फोर्स की वर्क डन निकालोगे F dx, बिकॉज उसको O to B तक स्ट्रेच करके ले जाया जा रहा है, तो इसको आपको 0 to B करना पड़ेगा। 0 से B को स्ट्रेच किया जा रहा है। ये A वाला स्ट्रिंग है जो स्ट्रेच हो रहा है, तो उसको 0 to B तक स्ट्रेच करके ले जाया जा रहा है। तो इतनी वर्क डन करनी पड़ेगी एंड दैट विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो yx अपॉन a है, दैट इज dx 0 to b। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आप y अपॉन a कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज b स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस इज बेसिकली दी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड व्हेन स्मॉल मास m इज एट b, जब b पे है वो। तो सिमिलरली वापस B से O जाएगा और O से जब C पे आएगा, तो C पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसका आपको यहाँ पे x1 डिस्टेंस पे फोर्स पहले देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे x1 डिस्टेंस पे फोर्स देखोगे तो क्या होगा, y x1 अपॉन b होगा, बिकॉज यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्मॉल b हो जाएगी। तो यहाँ से आप जब वर्क डन निकालोगे तो यहाँ से आपको 0 से C वर्क डन निकालना पड़ेगा f dx दैट इज y x1 अपॉन b। दिस इज f2, दिस इज f1। ऐसा मान लो, आप कंफ्यूज मत होना, दोनों f सेम नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई d x1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो y अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर अपॉन टी होगा। दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी इन द सेकंड केस, जब C पे आ जाएगा वो। तो बट ये पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगा, बिकॉज और कोई सी भी एनर्जी यहाँ पे नहीं है, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। इस दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो यहाँ पे आप अगर C निकालोगे तो C आपका बेसिकली क्या आएगा, दैट इज b मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ b अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है। तो दिस इज बेसिकली C। अभी आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। तो ये देखो, ये वाला डिस्टेंस तो b है, दैट हमें वो पहले से मालूम है, ये डिस्टेंस हमें b दिया गया है, बट ये हमें c नहीं पता था एंड दैट्स वाई c हमें निकालना था। नाउ वी हैव फाउंड आउट दिस c। तो b प्लस c इज बेसिकली द टू एंड फ्रो डिस्टेंस। तो यहाँ पे b प्लस c कितना है, b अंडर रूट ऑफ b अपॉन a। सो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू b कॉमन आ जाएगा एंड दिस इज 1 प्लस ऑफ रूट ऑफ b अपॉन a लिख लो। दिस इज बेसिकली द आंसर गाइज। दिस इज द आंसर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू एंड फ्रो ऑसिलेशन। तो गाइज ये मैं बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा सवाल था, क्योंकि आप अगर इसको स्टार्टिंग में देखोगे तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, आपको मोशन समझ में नहीं आएगा कि उसको स्मॉल मास m को स्ट्रेच करके b पे लेकर गया, फिर b से रिलीज कर दिया गया, तो दोनों तरफ डिस्टेंसेस कितनी होंगी, SHM पॉइंट O के अबाउट कैसा होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इस लेवल की थी गाइस। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंसाइटफुल लगा होगा। अभी आप इस टाइप की क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप अगर इस टाइप की क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हो गाइस तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, जिसके कारण आपकी एग्जाम काफ़ी अच्छी जाती है और गलतियां होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं गाइस। तो अभी मिलते हैं इसके बाद और भी कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स के साथ गाइस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।